गुड मॉर्निंग। ये सैटरडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में क्या स्टार्ट कर रहे थे, मतलब क्या क्या पढ़ा रहे थे, तो ये साउंड वेव का लास्ट टॉपिक है। साउंड वेव का लास्ट टॉपिक है, क्या पढ़ा रहे हैं? डॉपलर्स इफेक्ट। अभी डॉपलर्स इफेक्ट देखो, साउंड वेव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा वेव से जितने क्वेश्चन नहीं आएंगे उससे ज्यादा क्वेश्चन ये 3-4 लेक्चर्स में जो अभी साउंड वेव पढ़ा है उसमें से आएंगे। तो ये जो डॉपलर इफेक्ट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डबल पी, डॉपलर इफेक्ट। अब ये डॉपलर इफेक्ट में होता क्या है, तो डॉपलर इफेक्ट के समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ड होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। अब क्या है ना, फ्रीक्वेंसी, अगर किसी भी साउंड का फ्रीक्वेंसी अगर आप चेंज कर दोगे तो जो हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर रहा है वो अलग हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी पर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिपेंड करता है जिसको हम बोलते हैं पिच। अब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ब्रेन को जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ठीक है, ब्रेन समझेगा कि ये जो वॉइस है वो उतना, उसका पिच जो है वो उतना ही ज्यादा है। और ज्यादा पिच का जो वॉइस होता है वो क्या होता है, श्रिल होता है। मोर द पिच, मोर द पिच, मोर विल द श्रिलनेस, मोर विल बी द श्रिलनेस। उतना ज्यादा वॉइस जो है वो क्या होगा, थिन होगा, पतला होगा उतना ज्यादा वॉइस। जनरली ऐसा बोलते हैं कि मेल्स का जो वॉइस होता है वो थिक होता है, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल का वॉइस। या तुम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे ना, तो तबला का वॉइस तुम्हें अलग फील होगा और फ्लूट का वॉइस तुमको अलग फील होगा। तो चेंज क्या होता है, तो डिपेंडिंग ऑन देयर फ्रीक्वेंसी जो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करेगा वो अलग अलग साउंड होगा। अब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, तो मान लो ये एक सोर्स ऑफ साउंड है। एक सोर्स ऑफ साउंड है। सोर्स ऑफ साउंड क्या है, लाउड स्पीकर हो सकता है, हॉर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक सोर्स ऑफ साउंड है और यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जर्वर है। अब अगर ये सोर्स ऑफ साउंड, मान लो इसने क्या किया, कुछ एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का साउंड इसने क्या किया है, कुछ एफ फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, एफ एस मान लेते हैं। इसने क्या किया है, कुछ एफ एस फ्रीक्वेंसी का साउंड इसने जनरेट किया है। अब अगर ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, अगर ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो इसको एफएस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई पड़ेगा, मतलब जो इसको फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो हो जाएगा एफएस फ्रीक्वेंसी का। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर मूव करना स्टार्ट कर दे ना, अगर ये ऑब्जर्वर या तो इधर भागना स्टार्ट कर दे या इधर भागना स्टार्ट कर दे, तो ये जो फ्रीक्वेंसी जो इसको मिलेगा ना वो चेंज हो जाएगा, एफ नॉट हो जाएगा। ये इसका एक कॉमन एग्जांपल होता है, जब आप प्लेटफॉर्म पर हो और ट्रेन अगर आ रही है, ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो आते हुए ट्रेन का जो विसल होता है उसका साउंड कुछ अलग होता है, और जाते हुए ट्रेन का जो विसल होता है वो कुछ अलग होता है। जैसे हाईवेज में भी अगर तुम जाओगे ना, तो जब तुमको ट्रेन, मान लो तुम्हारी आंखें बंद है, फिर भी तुम ये जरूर फील कर लोगे कि वो जो ट्रक है वो सामने ऐसा आ रहा है, या वो जो ट्रक है वो पीछे से कहीं से आ रहा है। वो उनका जो साउंड होता है वो चेंज हो जाता है। अगर अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है तो जाएंगे, ये नागपुर अमरावती हाईवे में जाएंगे, वहां पे खड़े होके आधे घंटे में ये सब ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको फील हो जाएगा। सीधा सा बात यह है कि जो फ्रीक्वेंसी सोर्स रिलीज करता है वही ऑब्जर्वर सुने, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर सोर्स मूव करना स्टार्ट कर दे या ऑब्जर्वर मूव करना स्टार्ट कर दे या दोनों ही मूव करना स्टार्ट कर दे, उस केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिलीज्ड बाय सोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, ये दोनों अलग अलग कहानी है। मतलब जो साउंड ये क्रिएट करेगा और जो ये साउंड सुनेगा वो दो अलग अलग कहानी है। इसी को हम क्या करते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट के नाम से पढ़ते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ड्यू टू द मूवमेंट, due to the movement of source, due to the movement of source or observer, the frequency released, the frequency released by source is different, the frequency released by source is different from the frequency, from the frequency heard by the observer, from the frequency heard by the observer। ये दोनों बातें जो हैं वो क्या है, अलग अलग है।
जो सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो सोर्स फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा और जो ऑब्जर्वर सुनेगा, ये दो अलग अलग बातें हैं. दिस इफेक्ट इज ओनली नोन एज डोपलर्स इफेक्ट. दिस इफेक्ट is known as, this effect is known as डोपलर्स इफेक्ट. इसी इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? डोपलर्स इफेक्ट. अब इसके अलग अलग केसेस होंगे, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. मैं कुछ डेरिवेशंस भी कराऊंगा, लेकिन वो डेरिवेशंस तुम्हारे काम का नहीं है, तुमको सिर्फ एंड रिजल्ट याद रखना है. ठीक है? डेरिवेशन इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपके सिलेबस, स्कूल सिलेबस, ये स्कूल कॉलेज के सिलेबस में है, तो वो एग्जाम में भी पूछ लेते हैं. केस 1, अलग अलग केसेस होते हैं. केस 1, केस 1 में क्या है? केस 1 ऐसा मान लो कि हमारे पास यहाँ पर एक सोर्स है. ठीक है? कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगे जो आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा. और यहाँ पर क्या है? ये हमारा हो गया ऑब्जर्वर, सुनने वाला. ये सुनाने वाला और ये सुनने वाला. ठीक है? अगर कोई आपको सुना रहा होगा तो आप बैठ के चुपचाप सुनते हो ना, तो ये सुनाने वाला मैं और ये आप सुनने वाले ऑब्जर्वर. फिर मान लेते हैं फर्स्ट केस में क्या है? ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो है वो क्या कर रहा है? वो इसके पास मूव कर रहा है. कितने स्पीड से? तो v नॉट से. जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स के पास मूव कर रहा है v नॉट स्पीड से. और ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है, ये सोर्स कैसा बैठा है? सोर्स बैठा है स्टेशनरी. अब ये स्टेशनरी का स्पेलिंग गलत हो सकता है, मेरे को आइडिया नहीं रहता. सोर्स स्टेशनरी है, सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर उसकी तरफ मूव कर रहा है. ठीक है? अच्छा, एक और वर्ड होगा v. v होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड. वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव. अब ये 330 होगा, 332 होगा, 340 होगा, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में गिवन होता है, उसके पीछे परेशान नहीं होना है. अच्छा, अब अगर मैं बोलूं ये सोर्स है, तो ये सोर्स क्या कर रहा है? ये सोर्स इस तरह से वेव जनरेट कर रहा है. ये जो सोर्स है, ये सोर्स क्या कर रहा होगा? इस तरह से वेव जनरेट कर रहा होगा. अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सोर्स ने वेव जनरेट किया. अब डिस्टरबेंस के ट्रैवल होने का रेट क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव हो जाएगा. अब ये सोर्स ने क्या कर दिया? एनर्जी रिलीज कर दिया. तो ये जब ट्रैवल करेगा एयर में, तो उसका स्पीड क्या है? v. और ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? आगे आके बोल रहा है कि मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए. मतलब आप ऐसा समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक क्रिकेट के बॉल को मैंने ऐसे फेंका, क्रिकेट के बॉल को मैंने ऐसे फेंका और ये v नॉट ऑब्जर्वर भी पास आ रहा है. मतलब ये भी दूरी कम करने की कोशिश कर रहा है और ये भी दूरी कम करने की कोशिश कर रहा है. तो अगर आप रिलेटिवली सोचोगे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, अगर आप रिलेटिवली सोचोगे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये भी दूरी को कम करने की कोशिश कर रहा है, ये भी दूरी को कम करने की कोशिश कर रहा है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? एज ऑब्जर्वर is moving, as observer is moving towards the source, as observer is moving towards the source, the rate at which, the rate मतलब स्पीड है यहाँ पे. ठीक है? the rate at which the observer will receive energy, will receive energy will be v plus v नॉट. अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ होता तो एनर्जी इसको v के रेट से मिलता, लेकिन अगर ये खुद v नॉट स्पीड से ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है, तो रिलेटिवली अगर सोचोगे तो क्या हो गया? v प्लस v नॉट से एनर्जी मिल रहा है ना. ठीक है? अब सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी रिलीज किया, मान लो जो सोर्स ने फ्रीक्वेंसी रिलीज किया वो fs है, मान लेते हैं. और ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा उसको मान लेते हैं f नॉट है. ठीक है सर जी? अच्छा, अब अगर मैं सोर्स के लिए बात करूं, तो देखो सोर्स के लिए मेरे को क्या है? स्पीड ऑफ साउंड मेरे को पता है, और क्या फ्रीक्वेंसी है वो भी मेरे को पता है. हम ये रिलेशन जानते हैं क्या? v equals to speed of wave is equal to frequency times of lambda. ऐसा रिलेशन जानते हैं? बिल्कुल सर, ये जानते हैं. अच्छा, और एक चीज क्या है? अगर ये ऑब्जर्वर इसके साथ मूव कर रहा है और सोर्स आगे चल रहा है, जो सोर्स है वो स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर आगे मूव कर रहा है, तो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? लेंथ ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वन डिस्टर्बेंस. मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल में ये जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है उसी को तो वेवलेंथ बोलते हैं. तो वेवलेंथ में कोई चेंज आ रहा है क्या? तो बोलोगे नहीं सर, वेवलेंथ तो अभी भी उतना ही है, लैम्डा है. तो अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास क्या हो गया? ये
v इक्वल्स टू एफ एस अपॉन लैम्डा है। अच्छा, ये हो गया फॉर सोर्स। अब अगर मैं बात करूं फॉर ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर के लिए बात किया जाए, ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी मिलने वाला है वो है एफ नॉट। ठीक है, अब ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो एफ नॉट है, और किस रेट से एनर्जी मिल रहा है उसको, उसको जो एनर्जी है वो v प्लस वी नॉट के रेट से मिल रहा है क्या, एनर्जी इसको v प्लस वी नॉट के रेट से मिल रहा है। अच्छा, वेवलेंथ में कोई चेंज आया क्या, नहीं सर, वेवलेंथ में तो कोई चेंज नहीं आया, जितना वेवलेंथ का वेव पहले था अभी भी वही चल रहा है। अब इसको अगर मैं अरेंज करूं तो एफ नॉट का वैल्यू स्पीड ऑफ वेव अपॉन वेवलेंथ, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। देखो डेरिवेशन समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो सिर्फ एंड रिजल्ट याद रख लेना। अभी मैं 2 मिनट में एक एंड रिजल्ट बताऊंगा, सिर्फ वो याद रख लेना, सारे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। तो अगर मैं वेवलेंथ, अगर मैं लैम्डा का वैल्यू यहां से फाइंड करूं तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा जो है वो v अपॉन एफ एस हो जाएगा ना। अब जो वेवलेंथ का वैल्यू इक्वेशन 1 में मिला ना, उसको हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ये मैंने सोर्स के लिए लिखा, सोर्स ने क्या कर दिया, v रेट से एनर्जी रिलीज कर दिया, फ्रीक्वेंसी कितना था एफ एस। ऑब्जर्वर को किस रेट से एनर्जी मिल रहा है, तो v प्लस वी नॉट के रेट से मिल रहा है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी जो उसने ऑब्जर्व किया वो है एफ नॉट। तो अगर मैं एफ नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये हो जा रहा है v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा, का मतलब हो जाएगा v, और ये एफ एस वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुनने वाला है, फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुनने वाला है उसका वैल्यू बढ़ गया क्या, और बढ़ भी जाना चाहिए ना। अगर वो एनर्जी के सोर्स की तरफ खुद मूव कर रहा है तो उसको एनर्जी जो है, आप ऐसा समझो कि मान लो मैं क्या कर रहा था, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इधर हूँ और मेरा फ्रेंड इधर है, और मैं अपने फ्रेंड को क्या कर रहा हूँ, हर सेकंड में 10 बॉल्स ऐसे ऐसे फेंक रहा हूँ उसको। हर सेकंड में मेरे पास बहुत सारे क्रिकेट के बॉल्स हैं, और मैं हर सेकंड में उसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे से 10 बॉल्स फेंक रहा हूँ। अब अगर ये मूव करना स्टार्ट कर दे, अगर ये मूव करना स्टार्ट कर दे, तो जो 10 बॉल्स मैंने फेंके थे वो तो इसको मिल गया, और जो अभी आते अगले सेकंड्स में जो इसके पास आते वो भी इसको मिल जाएंगे क्या। जैसे एक सेकंड में अगर ये रुका रहता तो 10 सेकंड 10 बॉल तो मिल जाते। अब अगर ये आगे भागना स्टार्ट कर रहा है तो वो जो 10 थे वो तो मिल गए, उसके अलावा क्या हो गया, और एक्स्ट्रा जो नहीं मिलते, जो थोड़े टाइम बाद मिलते, वो भी मिल गया क्या। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया ना, मान लो पहले 10 मिल रहे थे 12 मिल रहा है क्या। तो अगर ये ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ भागना स्टार्ट करेगा तो जितना फ्रीक्वेंसी पहले मिल रहा था उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्या। तो यही हमारा पहला केस हो गया, यही हमारा क्या हो गया, पहला केस हो गया, जिसमें हमने क्या देखा कि अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ भागना स्टार्ट कर दे तो जो फ्रीक्वेंसी वो ऑब्जर्व करेगा एफ नॉट, वो v प्लस वी नॉट बाई वी इंटू एफ एस हो जाएगा। अच्छा, मान लो इसी का केस में अगर मैं केस 2 लिखता, आप अलग से बनाना, अगर मैं इसी में केस 2 लिखता तो केस 2 में मैं क्या बोलता कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को क्या कर देते हैं, ऑब्जर्वर को उधर भेज देते हैं, वी नॉट स्पीड से दूर भेज देते हैं ऑब्जर्वर को, वी नॉट स्पीड से। इसमें तो कोई चेंज नहीं आया सोर्स में। ऑब्जर्वर जो एनर्जी रिसीव करेगा वो v माइनस वी नॉट के रेट से हो जाएगा क्या। अब ऑब्जर्वर जो एनर्जी रिसीव करेगा वो क्या हो जाएगा, ये दूर भाग रहा है ये अप्रोच कर रहा है, तो v माइनस वी नॉट के रेट से हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखते तो ये v माइनस वी नॉट हो जाता, यहाँ पर भी v माइनस वी नॉट हो जाता, यहाँ पर भी v माइनस वी नॉट हो जाता, v डिवाइडेड बाई एफ एस। तो जब ऑब्जर्वर दूर भागना स्टार्ट करेगा, तो पहले सोचो ऐसा था, अब जब ये ऐसे स्टेशनरी था तो इसको 10 मिल रहे थे, अब जब ये दूर भागना स्टार्ट कर जाएगा, ऐसे दूर भागना स्टार्ट करेगा, तो एक सेकंड में 10 मिलता, अब 8 ही मिलेंगे क्या, या और भी कम हो जाएंगे, डिपेंड करता है कितना स्पीड में चेंज आएगा। तो ये मेरे पास सेकंड केस हो गया। आप इन दोनों को क्या करना, अलग अलग बना के लिखना है। इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, यहाँ पे बस लिख लेना अवे फ्रॉम द सोर्स। देखो डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, अगर तुमने 11th पास कर लिया तो शायद डेरिवेशन अब कोई काम का नहीं है, 11th में अगर होते तो डेरिवेशन काम का होता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट केस देखते हैं। अभी हमने क्या किया, सोर्स को स्टेशनरी रखा और ऑब्जर्वर को मूव कराया ना। अगले केस में, केस नंबर 3 में क्या करते हैं, केस नंबर 2 आप खुद से बना के लिखना। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या करते हैं, इस बार जो सोर्स है, इस बार जो सोर्स है उसको आगे चला देते हैं, कितने स्पीड से, vs के स्पीड से, और ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है उसको रख देते हैं स्टेशनरी। ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में, आसान स्पेलिंग है रेस्ट, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब ये जो सोर्स है, सोर्स ने क्या किया, ऐसे वेव जनरेट किया, जो सोर्स है वैसे वेव जनरेट किया और उसको मिलने वाला है।
फिर से सोर्स जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा वो हो जाएगा एफएस, सोर्स जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा वो हो गया एफएस, और ये हो गया ऑब्जर्वर। अब तुम लॉजिकली सोचना, एक बात है लॉजिकली सोचना, मान लो, ठीक है, मान लो मैं क्या हूं, स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट कितना है सर, तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम क्या करते हैं ना, एक ऐसे टॉर्च ले लेते हैं अपने हाथ में, ऐसे वो टॉर्च बियर जैसे ओलंपिक में होता है ना, तो हम एक टॉर्च ले लेते हैं और टॉर्च लेके दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कितने से दौड़ रहे हैं, सपोज 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ रहे हैं। या क्या करते हैं, टॉर्च को लगा देते हैं गाड़ी के आगे, वो बुलेट ट्रेन जो मोदी जी लाने वाले थे, पता नहीं कब आएगा, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा शायद, ले आएंगे। अब मोदी जी ने बोला है तो विश्वास रखते हैं भाई, मोदी जी हैं, ऐसा कैसे झूठ कैसे बोल सकते हैं। तो मान लो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन बना दिया है, अब मोदी जी ने बुलेट ट्रेन लगा दिया, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक आगे में लाइट लगा दिया। अब अगर बुलेट ट्रेन चल रहा है और वो लाइट भी चल रहा है, तो वो जो लाइट का स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ प्लस ट्रेन का स्पीड हो जाएगा क्या, नहीं ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमने तो ये पढ़ रखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि एक बार एनर्जी अगर रिलीज हो गया तो उसका जो साउंड का स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा क्या। इससे पहले वाले केस में सोर्स खुद आगे बढ़ बढ़ के बोल रहा था कि मेरे को जल्दी दो एनर्जी, मेरे को जल्दी दो एनर्जी। इससे पहले वाले केस में क्या होता है, सोर्स आगे बढ़ बढ़ के एनर्जी पहले कलेक्ट कर रहा था। लेकिन अब क्या है, सोर्स मूव कर रहा है, नो डाउट सोर्स मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी रिलीज कर दिया तो एनर्जी तो अपने रेट से ट्रैवल करेगा ना। जैसे ही उसने क्या कर दिया, एयर में एनर्जी रिलीज कर दिया, जैसे सोर्स है, सोर्स ने साउंड वेव रिलीज कर दिया, जो भी सोर्स का स्पीड है, जैसे ही एयर में इसने एनर्जी रिलीज कर दिया, तो एयर में जब वेव ट्रैवल करेगा तो उसका एक पर्टिकुलर स्पीड है ना, वो तो चेंज नहीं होने वाला। फिर बोलोगे सर इससे पहले वाले केस में क्यों हुआ, इससे पहले वाले केस में भी एनर्जी का स्पीड वही था, लेकिन सामने से आके ऑब्जर्वर क्या कर रहा था, एनर्जी को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था क्या। तो पहले वाले केस में हमने बोला कि जो सोर्स से जो एनर्जी मिलेगा, जो सोर्स से जो एनर्जी आएगा, जो ऑब्जर्वर को जो एनर्जी मिलेगा उसका रेट क्या हो जाएगा, v+v0 हो जाएगा। इस बार सोर्स खुद मूव कर रहा है, लेकिन सोर्स का स्पीड हम ऐड नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता ना, अगर तुम सोचो लॉजिकली ऐसा सही होता, तो ट्रेन के आगे जो बल्ब लगा होता है उस समय स्पीड ऑफ लाइट प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन मिला के वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाता है, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक बार एनर्जी को अगर एयर में रिलीज कर दिया गया तो उसका जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर इस बार फिर से अगर मैं सोर्स के लिए बात करूं, फॉर सोर्स का रेट ऑफ एनर्जी जो है, रेट जिस रेट से उसको एनर्जी मिलेगा वो कितना है, vs है। फ्रीक्वेंसी कितना है, सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट किया, सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट किया वो हो गया fs, और वेवलेंथ जो जनरेट हुआ मान लेते हैं लैम्डा, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ एनर्जी, ये ऑब्जर्वर के लिए लिख रहे हैं, ये ऑब्जर्वर के लिए लिख रहे हैं, रेट ऑफ एनर्जी। अब रेट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्वर के लिए कितना है, रेट ऑफ एनर्जी अभी भी vs है। ऐसा नहीं कि सर vs का स्पीड ये ऐड हो जाएगा क्या, ये जो सोर्स का जो स्पीड है, ये vs नहीं है, ये है v, स्पीड ऑफ साउंड कितना है v, तो ये भी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। vs यहां पर क्या है, ये लिख लेते हैं, vs इज स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स, v जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ वेव, साउंड वेव। अच्छा, तो रेट ऑफ एनर्जी कितना है, रेट ऑफ एनर्जी जो ऑब्जर्वर को मिलेगा वो v रेट से मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी f0, यही तो कैलकुलेट करना है, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा यही तो कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ इस बार क्या है ना, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे, वेवलेंथ कैसे चेंज होगा, तो देखो वेवलेंथ का मतलब होता है कि एक टाइम इंटरवल में वेव जो डिस्टर्बेंस है वो कितना आगे बढ़ गया, यही तो वेवलेंथ होता है ना। देखो जब सोर्स ने वेव रिलीज किया, जब सोर्स ने वेव रिलीज किया उस समय सोर्स स्टेशनरी है क्या, नहीं, सोर्स भी चल रहा है। मतलब जितने टाइम पर जो डिस्टर्बेंस है वो यहां से चल के यहां पर आ गया, ये कितना होता है, यही तो वेवलेंथ होता है, लैम्डा होता है। उस टाइम पर सोर्स जो है वो भी तो मूव करके आगे आ जाएगा ना, सोर्स का भी तो स्पीड है। मतलब जो सोर्स पहले यहां पर था वो सोर्स अब यहां पर आ गया क्या, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर जी। इसका मतलब जो लैम्डा ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर होगा, जो लैम्डा ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर होगा वो लैम्डा माइनस डिस्टेंस मूव्ड
बाय सोर्स इन वन टाइम पीरियड होगा क्या? इन वन टाइम पीरियड। सर मेरे को नहीं समझ में आया। देखो हम क्या बोलते हैं, लैम्डा क्या होता था? लैम्डा होता था एक टाइम इंटरवल में एनर्जी कितना आगे बढ़ जाएगा, जिस इंस्टेंट पर एनर्जी को रिलीज किया गया उसके, अब जब ये पूरा एक कंप्लीट टाइम पीरियड हुआ तो नो डाउट जो एनर्जी था वो लैम्डा लाइन ट्रैवल कर गया। लेकिन इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो इस टाइम पर सोर्स भी तो आगे बढ़ गया। तो जो वेवलेंथ पहले लैम्डा का था, अब वेवलेंथ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? इसको हम लैम्डा नॉट बोल रहे हैं ना। सोर्स और डिस्टर्बेंस जहां तक पहुंचा वहां तक का लेंथ, तो वो तो अब लैम्डा नॉट हो गया। इसका मतलब अब जो ऑब्जर्वर को वेवलेंथ मिलेगा वो चेंज हो जाएगा, लैम्डा नॉट हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, अब अगर मैं यहां से यहां पर अगर सोर्स के लिए इक्वेशन लिखूं तो एफ एस फिर से क्या हो जाएगा? v अपॉन लैम्डा हो जाएगा ना। एफ एस का वैल्यू v अपॉन लैम्डा है। और अगर मैं ऑब्जर्वर के लिए बातें करना स्टार्ट करूं तो ऑब्जर्वर को किस रेट से एनर्जी मिल रहा है? यहां पे रेस करते हैं। ऑब्जर्वर को एनर्जी मिलने का जो रेट है, अगर मैं एफ नॉट कैलकुलेट करूं तो एफ नॉट हो जाएगा v अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर सही है। अच्छा, तो एफ नॉट इज v अपॉन लैम्डा नॉट के प्लेस में क्या कर सकते हैं? लैम्डा नॉट के प्लेस में लिख सकते हैं लैम्डा माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोर्स इन वन टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोर्स इन वन टाइम पीरियड, ये क्या हो जाएगा? vs इनटू टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा, स्पीड इनटू डिस्टेंस लिखेंगे। तो यहां पर लिख दो स्पीड इनटू डिस्टेंस। लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा भाई साहब, अब यहां पर देखो, ये जो एफ नॉट है, देखो एक्चुअल में तो एंड रिजल्ट ही याद करना है। डेरिवेशन समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एंड रिजल्ट याद कर लेना। जो लैम्डा है वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ को यहां से अगर लिखेंगे तो लैम्डा वेवलेंथ क्या हो जाएगा? v अपॉन एफ एस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में वी एस इंटू टी। टी क्या है? टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। वी एस इंटू टी, वन अपॉन एफ एस, वन अपॉन एफ एस जो है वो टाइम पीरियड के इक्वल होता है ना। तो ये जो सेम एफ नॉट है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, वी टी माइनस वी एस टी। बिल्कुल सही है सर। तो एफ नॉट का वैल्यू हो जाएगा v, वन अपॉन टाइम पीरियड कॉमन निकाल दो, v माइनस वी एस। अब वन अपॉन टाइम पीरियड तो एफ एस था सर, तो आंसर हो जाएगा एफ एस v माइनस वी एस। ये फॉर्मूला है जो अपने को क्या करना है, याद रखना है। जब सोर्स क्या करेगा, सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा, ऑब्जर्वर स्टेशनरी और सोर्स अगर मूव करेगा तो इस केस में क्या है, देखो अब अगर ऑब्जर्वर पास आ रहा है, सोर्स के पास आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए ना। देखो यहाँ पर v माइनस वी एस, मैं डिनोमिनेटर को जितना छोटा रखूंगा उतना बड़ा वैल्यू मेरे को यहाँ पर मिलेगा क्या? क्लियर है ना, ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब इसी का अगर मैं उल्टा केस बोलता, अगर मैं इसी का दूसरा केस बोलता, अगर इसी का दूसरा केस देखते हैं ना, केस फोर क्या होता? केस फोर ऐसा हो जाएगा, व्हेन व्हेन सोर्स व्हेन source is moving away from the observer। सोर्स अगर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जाएगा ना तो फ्रीक्वेंसी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्मूले का फॉर्मेट यही रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऐसा लिखना स्टार्ट कर देंगे, एफ नॉट वी एफ एस। अब मेरे को फ्रीक्वेंसी कम करना है, जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी मिलेगा उसका वैल्यू कम करना है, तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा v प्लस वी एस। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये चार केसेस हैं जिन पे क्या होगा, क्वेश्चन होगा। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स में तो एकदम डायरेक्टली चार फॉर्मुलाज बता देंगे, उस पर ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन। जेई वाले जो स्टूडेंट होंगे उनमें थोड़ा अच्छा एडवांसमेंट हो सकता है, तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास चार केसेस हैं। अब जो क्वेश्चन है कभी कभी सिंपल आ जाएगा कि ऑब्जर्वर रुका है, सोर्स भगा दो, सोर्स रुका है, ऑब्जर्वर भगा दो। v पता है आपको, fs पता है, सबका वैल्यू गिवन होगा, आप यूज करना फॉर्मूले में, आपको आंसर मिल जाएगा। इन जनरल क्या करना है, अब ऐसा कभी कभी क्या होगा कि दोनों चलेंगे। मतलब क्या हो सकता है, देखो अलग अलग पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करें, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज।
डिफरेंट पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि जो सोर्स है वह इसके तरफ भाग रहा है और जो ऑब्जर्वर है वो भी इसकी तरफ भाग रहा है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, जो सोर्स है, एस लिख देते हैं, जो सोर्स है वो इसकी तरफ भाग रहा है लेकिन ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है। ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, सोर्स जो है अब वो इधर भाग रहा है और ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर भी इधर भाग रहा है, उल्टा भाग रहा है। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, सोर्स इधर भाग रहा है और जो ऑब्जर्वर है वो इधर भाग रहा है। ये चार केसेस हो सकते हैं। अब अलग अलग केसेस का आपको फॉर्मेट याद नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मेट याद कर लेना और प्लस माइनस लगाना। देखो कैसे, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर तो आप लिख देना एफ एस वी, ऊपर में आया था वी नॉट डिवाइडेड बाय वी वी एस। आप ये फॉर्मेट याद कर लेना, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप ये फॉर्मेट याद कर लेना। एफ नॉट जो है वो हो जाएगा एफ एस वी नॉट वी एस, ये फॉर्मेट याद कर लेना। ठीक है, अब यहां पर अगर ऑब्जर्वर रुका है तो उसको जीरो कर देना, अगर सोर्स रुका है तो उसको जीरो कर देना, लेकिन फॉर्मेट हमेशा यही याद रखना और इसके अलावा और कुछ मत याद रखना। ठीक है, वो जो भी डेरिवेशन वगैरह बताया था वो सब भी याद नहीं रखोगे चलेगा, सिर्फ ये फॉर्मेट याद रख लेना। अब देखो इस वाले केस में सोर्स चाहता है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए, तो सोर्स अगर ये चाहता है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना ज्यादा एफ नॉट का वैल्यू होगा। अब डिनोमिनेटर को कम करने के लिए, डिनोमिनेटर को कम करने के लिए यहाँ पर माइनस होना चाहिए क्या, बिल्कुल सर। अच्छा, ऑब्जर्वर क्या चाह रहा है, ऑब्जर्वर भी चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए। अब अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो न्यूमरेटर के वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा ना, एडिशन में रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देना प्लस। नहीं आया ऐसा समझ में, एक और केस देख लेते हैं। पहले तो बिना सोचे समझे ये फॉर्मेट लिख देंगे, वी वी नॉट वी वी एस। ठीक है, बिना सोचे समझे ये लिख देंगे। अब यहां पर देखो, ऑब्जर्वर चाहता है कि फ्रीक्वेंसी जो हो वो कम हो क्योंकि ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है। तो अगर ऑब्जर्वर ये चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी कम हो तो न्यूमरेटर का वैल्यू कम करना पड़ेगा। न्यूमरेटर का वैल्यू कम करने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, माइनस। सोर्स क्या चाह रहा है, सोर्स चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़े, तो अगर सोर्स ये चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़े उसके लिए हमें डिनोमिनेटर का वैल्यू कम से कम रखना पड़ेगा ना, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू कम से कम रखने के लिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए क्या, बिल्कुल सर माइनस होना चाहिए। थर्ड केस देख लो, फॉर्मेट पहले लिख दो, एफ एस वी वी नॉट वी वी एस, पहले ही लिख देना है। ठीक है, अच्छा वी क्या है, वी नॉट क्या है, वी वी एस क्या है, ये सब समझ में आना चाहिए। वी स्पीड ऑफ साउंड है, वी नॉट स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, वी एस स्पीड ऑफ सोर्स है। यहाँ पर सोर्स भी चाहता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो और ऑब्जर्वर भी चाहता है फ्रीक्वेंसी कम हो। तो सोर्स अगर चाहता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए ना, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम। ऑब्जर्वर चाहता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो तो न्यूमरेटर जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना कम, तो वी माइनस वी नॉट हो जाएगा, बिल्कुल सही। लास्ट केस अगर आप देखोगे, अगर ये लास्ट केस देखोगे तो यहाँ पर सोर्स इधर भाग रहा है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है। फिर से फॉर्मेट तो लिख दो, एफ एस वी वी नॉट वी वी एस। अब प्लस माइनस पुट कर लेंगे अपने मन से। सोर्स चाहता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो, अगर सोर्स ये चाहता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्योंकि ये डिनोमिनेटर है। ऑब्जर्वर चाहता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़े, अगर ऑब्जर्वर ये चाहता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़े तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस। तो ये चार केसेस होंगे। इसी का आसान क्या होगा, मान लो अगर बोल दिया जाए ऑब्जर्वर रेस्ट में तो इसको रेस्ट में ला दो, ये इक्वेशन बन गया। अगर बोल दिया जाए सोर्स रेस्ट में, इसको जीरो कर दो, फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आ रहा है क्या, तो यही चार पॉसिबिलिटीज होंगे जिसमें क्वेश्चन आएंगे। अब ये चार पॉसिबिलिटीज याद रख लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मेडिकल में इससे ज्यादा एक रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन करा दूंगा, उससे ज्यादा कुछ जरूरत भी नहीं। मतलब 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद मेडिकल वाले बच्चे चाहे तो लेक्चर को छोड़ सकते हैं, उनके लिए लेक्चर खत्म। अब इसमें ना सिंपल सिंपल प्रॉब्लम मैं नहीं कराने वाला। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम कैसे, तो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम वी गिवन होगा, वी नॉट गिवन होगा, वी एस गिवन होगा, आपसे बोलेंगे एफ एस भी बता दिया, एफ नॉट कैलकुलेट करो अलग अलग केसेस में। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने हैं भाई साहब, अगर फॉर्मूले में वैल्यूज नहीं पुट कर सकते इस लेवल पर आके तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन टाइप प्रॉब्लम। रिफ्लेक्शन टाइप प्रॉब्लम, इसमें दो चीजें याद रखनी है, रिफ्लेक्शन टाइप प्रॉब्लम।
रिफ्लेक्शन टाइप प्रॉब्लम। देखो धर्म सही चीज है, लेकिन अगर आपके धर्म से दूसरों को परेशानी हो रही है तो ये गलत चीज है। और मैं सिर्फ किसी एक चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सबके अगेंस्ट हूँ भाई साहब। अगर शोर परेशानी करता है तो वो खराब है। प्रचार करने से, प्रसार करने से आपका धर्म अच्छा नहीं हो जाएगा। आपका धर्म तब अच्छा होगा जब आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। तो जो भी धर्म के नाम पे लड़ते हैं ना, उनसे बड़ा बेवकूफ तो कोई नहीं। कोई तुम्हारे धर्म के बारे में गलत बोलता है ना, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने धर्म की अच्छी बातें उसको बताओ, सिखाओ, कि उसका जो मिसकंसेप्शन है वो खत्म हो जाए। ये नहीं कि नहीं, अरे ये कैसे बोल सकता है भाई, ये कैसे बोल सकता है, वो कैसे बोल सकता है। अगर इसी खेल में पड़े रहोगे, और क्या होता है ना, लोग तुम्हारी बेवकूफ़ी का फायदा उठाते हैं। तुम्हें लगता है कि अरे नहीं, वो मेरे धर्म को ऐसे कैसे बोल सकता है, मेरा होली बुक है, मेरा ये है, मेरे गॉड है, ये है, वो है। अरे सही है भाई साहब, इंसान से बढ़कर कोई गॉड नहीं है। समझो, समझो, जरूर समझो भाई साहब। सबके अंदर एक भगवान है। जरूरत के समय में जो तुम्हें मदद करता है ना, वही भगवान है, और कोई भगवान नहीं है। यही गॉड का फॉर्म है, यही अल्लाह का फॉर्म है। और ये जो रिलीजन का खेल है ना, ये इंसानों ने चलाया है, भगवान ने ऐसा कभी नहीं चला के भेजा था। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ और मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ। अगर कुछ गलत है तो गलत है वो। बात है अंडरस्टैंडिंग की, समझते हैं कि नहीं। एक ऐसा कार है, ठीक है, ये क्या है, वॉल है, रिफ्लेक्शन टाइप प्रॉब्लम। अब ये जो वॉल है, सॉरी ये जो कार है, ये कार में लगा हुआ है हॉर्न। ठीक है, मुड़ के तो देख सोड़िए, मैं हॉर्न ब्लो करता, तो ये हॉर्न ब्लो कर रहा है, हॉर्न। अब ये जो हॉर्न ब्लो कर रहा है, अब मान लो ये क्या कर रहा है ना, कुछ तो स्पीड वीसी, ये कुछ तो स्पीड वीसी से मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बैठा है इसका ड्राइवर, बैठा है इसका ड्राइवर डी। और यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जर्वर भी है, ये ड्राइवर का फ्रेंड, कंडक्टर नहीं, क्या नाम है इसका, जो भी है, फ्रेंड एफ, ठीक है। अब ये दे रखा है, और क्या क्या बता दिया कि स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या है, v। स्पीड ऑफ साउंड v है, और ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये जो फ्रेंड है, फ्रेंड इधर भाग रहा है कितने स्पीड से, vf, vf स्पीड से इधर भाग रहा है। अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द frequencies, find the frequencies observed, find the frequencies observed by driver and friend, find the frequencies observed by driver and friend before reflection, before reflection from wall, before reflection from wall, and after reflection, and after reflection from wall। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड बाय ड्राइवर, ड्राइवर को और फ्रेंड को क्या क्या फ्रीक्वेंसी मिलेगा बिफोर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, बिफोर रिफ्लेक्शन का मतलब है, देखो अब जब ये साउंड है, अगर ये साउंड आप ब्लो करते हो तो साउंड क्या होगा, एक तो साउंड वॉल की तरफ भी जाएगा और एक साउंड डायरेक्टली भी जाएगा क्या। तो एक साउंड इसको मिलने वाला है डायरेक्टली विदाउट रिफ्लेक्शन, और दूसरा साउंड जो है वो यहां पर जाएगा, टकरा के वापस आएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक और साउंड मिलेगा क्या, एक साउंड मिलेगा बिफोर रिफ्लेक्शन और एक साउंड मिलेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। अब मैं दोनों को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो ये क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लेना। जैसे पहले लिख रहा हूँ डायरेक्ट वाला क्वेश्चन,
डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट वाला मतलब बिफोर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से पहले का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बिफोर रिफ्लेक्शन। अब बिफोर रिफ्लेक्शन अगर मैं बात करूं तो वीडी, वीडी तो सोर्स है ना, ये जो ड्राइवर है, ड्राइवर क्या है, यही तो सोर्स है। तो अब ड्राइवर के रिस्पेक्ट में, मतलब कार के रिस्पेक्ट में ड्राइवर क्या है, रेस्ट पे है। तो अगर रेस्ट और कार रेस्ट में है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ड्राइवर बिफोर रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आएगा उसके बारे में अलग बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर जो है बिफोर रिफ्लेक्शन, वो क्या हो जाएगा, वो जो इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी था, मान लो इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो इसने ब्लो किया था हॉर्न का, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी था वो एफ था, तो वो एफ मिलेगा क्या इसको, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दिस ड्राइवर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस कार, कार के रिस्पेक्ट में ड्राइवर रेस्ट में है। तो अगर कार के रिस्पेक्ट में ड्राइवर रेस्ट पे है तो सोर्स और जो ऑब्जर्वर है वो दोनों रेस्ट पे है, तो जो फ्रीक्वेंसी रिलीज किया वही फ्रीक्वेंसी सुनाई भी देगा क्या, बिल्कुल सर। अच्छा, फॉर, ये हो गया फॉर ड्राइवर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय फ्रेंड, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय फ्रेंड बिफोर रिफ्लेक्शन। अब फिर से फॉर्मेट तो पहले ही लिख देंगे, फॉर्मेट क्या है, तो इस बार एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो है एफ, फिर यहाँ पे फॉर्मेट लिख दो वी, वी एस, अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, डिवाइडेड बाय वी, ये वीओ ऊपर होगा, ये वी एस नीचे होगा, ऐसा है ना, ठीक है। अभी देखो, जो हमारा सोर्स है, अब ये जो ड्राइवर है यही तो सोर्स है ना, ड्राइवर क्या कर रहा है, ड्राइवर वीसी स्पीड से आगे भाग रहा है क्या, अच्छा ड्राइवर क्या चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ये जो ड्राइवर है वो दूर भाग रहा है, मतलब ड्राइवर ये चाहता है, ड्राइवर क्या है, ड्राइवर इज द सोर्स, ड्राइवर सोर्स है, सोर्स ये चाहता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्या, बिल्कुल सही। जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर भी दूर भाग रहा है ना, ऑब्जर्वर भी चाहता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्या। अब अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय फ्रेंड, अभी किसका फ्रेंड है मेरे को नहीं पता, ठीक है, मेरा फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है, ड्राइवर का फ्रेंड है, पांडे सर का फ्रेंड है, किसका फ्रेंड है मेरे को नहीं पता, हो सकता है शोएब सर का फ्रेंड, हो सकता है संजू का फ्रेंड, किसी का भी फ्रेंड हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय फ्रेंड बिफोर रिफ्लेक्शन, अगर बिफोर रिफ्लेक्शन के बारे में बात करूं तो एफ वी, ऑब्जर्वर का जो स्पीड है वो कितना है, वी एफ है, डिवाइडेड बाय वी, सोर्स का जो स्पीड है वो क्या है, वो है वीसी। तो ये हमारा दूसरा आंसर है। बात समझ में आया क्या। तो बिफोर रिफ्लेक्शन के दो आंसर्स, ड्राइवर को सुनाई देगा एफ, जो हॉर्न का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वही सुनाई देगा, और फ्रेंड को ये सुनाई देगा। सर ये तो बहुत ही आसान था, ये तो आपने पहले ही बताया था, ठीक है। अब बात करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो बातें याद रखनी है। आफ्टर रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब ऐसे आफ्टर रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन आए तो आपको दो बातें याद रखनी है। पहला बात याद रखना है, फर्स्ट assume the wall to be a stationary observer, to be a stationary observer, ठीक है। तो यहां पर ऐसा समझ लो कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर क्या है, अब ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, मतलब ऐसा है ना कि आपने सुना दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये गलत नहीं है भाई। अभी ऐसा मान लो कि ये जो दीवार है इसके कान है, ऐसे ये कानों, कान ऑफ दीवार, कान ऑफ दीवार, कान ऑफ वॉल, वॉल के ईयर्स हैं, दीवारों के कान होते हैं, ये बात एकदम सही बैठ रही है। देखना हम क्या मान रहे हैं, फर्स्ट अज्यूम द वॉल टू बी अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है मतलब उसके कान है, वो क्या कर रहा है, सुन रहा है, पहले तो ये मानना है। फिर क्या मान लेना, जो वॉल ने सुना, जो वॉल ने सुना वही वो बताने भी वाला है, वही वो बताने भी वाला है, बताने भी वाला है। मतलब आप ऐसा अज्यूम कर लेना पहले कि दीवारों के भी कान है, अगर दीवारों के कान है मतलब ये फ्रीक्वेंसी को सुनने वाला है, एज एन ऑब्जर्वर ये फ्रीक्वेंसी को सुनने वाला है। फिर इसको मान लेना, assume the wall to be a stationary observer, assume the wall to be a stationary, to be a stationary source,
पहले आपको ये मान लेना है, रिफ्लेक्शन के बाद क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप मान लोगे जो वॉल है, वॉल क्या है, वॉल एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। फिर वॉल ने जो सुना वो वॉल क्या करेगा, वही बताएगा भी। तो वही बताएगा मतलब पहले आप मान लो कि वॉल जो है वो ऑब्जर्वर है, दीवारों के कान है। फिर आप मान लो कि जो वॉल ने सुना वही वो आगे बताएगा। बोलते हैं ना कि दीवारों में जान, ऐसे ही बोलते हैं ना, सीमेंट में जान है, दीवारों में जान है, ऐसा कुछ एक ऐड था ना। तो दीवारों में जान है, तो ये एक्चुअली सब सही बातें हैं भाई, एकदम सोच समझ के ऐड भी बनाया जाता है। और ये जो हिंदी के मुहावरे थे, कानों के दीवार होते हैं, नहीं दीवारों के कान होते हैं, एकदम सोच समझ के बनाए गए ये सब। तो दो बातें याद रखेंगे रिफ्लेक्शन वाले केस में। पहले मान लेना कि जो वॉल है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। फिर मान लेना कि जो उसने सुना बिना किसी मिर्च मसाला के वो क्या करेगा, वापस भेज देगा। अब इन दोनों पॉइंट को यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो कौन सा केस हम बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हर्ड। हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे, या थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर आफ्टर रिफ्लेक्शन। फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ड्राइवर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अभी ध्यान से देखिएगा। अभी क्या है, पहले केस में अपने को क्या करना है, इसने एफ अमाउंट का फ्रीक्वेंसी रिलीज किया। ये जो हमारा सोर्स है, ड्राइवर जो है वो सोर्स है। तो अगर ये सोर्स है तो पहले तो इसको ऑब्जर्वर मानना था ना, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय वॉल, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय वॉल, पहले वॉल को मानना है स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय वॉल, यहां पर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ। यहां पे लिख दो वी नॉट, वी एस, लिख दिया ऐसे। अच्छा, अब जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर माना है, इसका वैल्यू लग दिया 0। तो प्लस माइनस कोई झंझट ही नहीं लेंगे। सोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है। अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है तो वो चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़े। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर जो है, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय वॉल, वॉल ने जो फ्रीक्वेंसी सुना वो क्या हो जाएगा, एफ टाइम्स ऑफ वी माइनस वी एस हो जाएगा क्या। अब इसको ना मैं नोट डाउन करके रख ले रहा हूं भाई, क्योंकि ये मेरे को बार बार काम आएगा। इसको मैं लिख दे रहा हूं एफ डैश। एफ डैश कौन सा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द वॉल, वॉल ने जो फ्रीक्वेंसी सुना, एफ इंटू वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस। तू कहां आ रहा है भाई साहब, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर। अच्छा, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्पेस की भारी कमी है यार, बहुत स्पेस की कमी है, क्या करें, स्पेस ही नहीं है। सेकंड में आप क्या करेंगे, अब दीवार ने क्या किया, पहले तो सुन लिया, अब जो वो सुना है वो क्या करने वाला है, आगे बताने वाला है। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर, ये तो लिखा है फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर आफ्टर रिफ्लेक्शन। मान लो ड्राइवर ने जो फ्रीक्वेंसी हर्ड किया आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एफ डी डैश। तो एफ डी डैश को अब हम क्या लिखेंगे, एफ डैश लिखेंगे ना। अब ये सोर्स हो गया है, सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो एफ डैश है क्या, एफ डैश रिफ्लेक्ट होके जो आएगा उसको वो सुनने वाला है, एफ डैश वी वी ओ डिवाइडेड बाई वी वी एस। अच्छा, जो सोर्स है, इस बार सोर्स स्टेशनरी है तो ये वाला वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है, तो प्लस माइनस का खेल खेलेंगे नहीं। जो ऑब्जर्वर है वो पास आ रहा है, ऑब्जर्वर जो है वो पास आ रहा है, वो चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़े, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्या, मतलब फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ डी डैश, इसका वैल्यू हो जाएगा एफ डैश। एफ डैश कितना है, एफ इंटू वी माइनस सोर्स का जो स्पीड है, सोर्स कौन था, यही था ना सोर्स। यहाँ पे जो सोर्स है वो एक्चुअल में कार है, तो ये वीसी हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे टर्म्स है, कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूज हो गए तो आराम से पॉज कर करके देखना, ये वीसी हो जाएगा इनटू एफ डैश के प्लेस में मैंने ये रख दिया वी, ब्रैकेट का टर्म सॉल्व करो, वी नॉट, ये जो वी नॉट है, वी नॉट हमारा क्या है, वी नॉट यही तो ऑब्जर्वर है ना। ऑब्जर्वर कितने स्पीड से आगे भाग रहा है, तो वो वीसी स्पीड से आगे भाग रहा है। स्पेस की कमी हो गई यहाँ पे, चला ही नहीं, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। क्या है यार, आ रहा एक बार में। तो यहां पर ब्रैकेट में v प्लस वी सी डिवाइडेड बाई वी, ये अपना आंसर है।
आप चाहो तो v से v ऐसे कैंसिल कर लो, ये आंसर है। ड्राइवर को रिफ्लेक्ट होने के बाद जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो ये ऐसा देगा, f v प्लस vc v माइनस vc। अब एकदम ध्यान से सोचना कि मैंने ऐसा कैसे किया। मैंने पहले क्या किया, वॉल को मान लिया ऑब्जर्वर, मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। अब वॉल ने जो सुना ना उसको मान लिया मैंने सोर्स, और ये अब हो गया ऑब्जर्वर। अब ये जो सुनेगा भाई हमने कैलकुलेट कर लिया, तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय फ्रेंड भी फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय फ्रेंड, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय फ्रेंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद फ्रेंड जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो सुनना है। तो एफ डैश तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। पहले क्या करेंगे, इसको मान लिया हमने सोर्स, तो ये जब सोर्स मान लिया इसने, तो इसने क्या फ्रीक्वेंसी सुना है, इसने सुना है एफ वी वी माइनस वी सी, ये इसने सुन के रखा है। अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ एफ डैश फॉर फ्रेंड, रिफ्लेक्ट होने के बाद फ्रेंड जो सुनेगा मैं वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, एफ डैश है, वी वी एस सॉरी वी वी ओ वी एस। कौन सोर्स है कौन ऑब्जर्वर है, ये एकदम आराम से ध्यान से समझना। अच्छा, इस बार वॉल सोर्स है ना, रिफ्लेक्ट होके जब वापस आएगा तो वॉल सोर्स है, स्टेशनरी सोर्स है, तो ये तो जीरो हो गया। ऑब्जर्वर वी एस स्पीड से दूर भाग रहा है क्या, अगर ऑब्जर्वर वी एस स्पीड से दूर भाग रहा है मतलब वो चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्या, तो हम क्या लिखेंगे, एफ डैश फ्रेंड इक्वल्स टू एफ डैश का वैल्यू कितना है, तो एफ डैश का वैल्यू है एफ वी वी माइनस वी सी, एफ वी माइनस वी सी इंटू वी माइनस फ्रेंड, वी माइनस फ्रेंड डिवाइडेड बाई वी से वी गायब कर लो, ये आंसर। बात समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया है तो इसी क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज कर करके बार बार इसी को देखो, यही क्वेश्चन समझो। एक क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही। बस दो आपको बातें माननी है, एक तो पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, पहला पार्ट था कि डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया। सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या फ्रीक्वेंसी सुनेंगे ये भी फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्ट होने वाले क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप पहले मान लो जो वॉल है, वॉल पहले स्टेशनरी सोर्स है, दीवारों के कान है, फिर मान लो कि जो वॉल है वो ऑब्जर्वर भी है, दीवारों में जान है, ठीक है, दीवारें बोल उठेंगी, ऐसा कुछ था किसी ये का, दीवारें बोल उठेंगी, पहले सुन लेंगी, दीवारों के कान है सुनेंगी, फिर दीवारें बोल उठेंगी। पहले मान रहे हैं कि दीवार इज द ऑब्जर्वर, दीवारों के कान है, फिर दीवारें बोल उठेंगी, दीवारें बोल उठेंगी मतलब दे आर एक्टिंग एज अ सोर्स। बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इस तरह से रिफ्लेक्शन वाले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब मेडिकल वाले स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पे उनके लिए चैप्टर खत्म हो गया है, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए 10-15 मिनट का और लेक्चर बचा हुआ है, तो वो देखेंगे। मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है ना, अब डोपलर्स इफेक्ट अप्लाई करना है व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी से पहले तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे उसमें सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही लाइन में थे। अब ऐसा नहीं, अगर आप देखोगे तो सोर्स जो है वो कहीं एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, और ऑब्जर्वर जो है वो कहीं वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। और अपने को ये जो फ्रीक्वेंसी, फिर से यहाँ से ये हॉर्न ब्लो कर रहा है, जो फ्रीक्वेंसी जो सोर्स रिलीज कर रहा है वो एफ एस है, और अपने को एफ नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो अभी भी बहुत ही आसान। अभी भी क्या करना, अब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सा क्या करना ना, सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन कर देना। ऐसे साउंड तो सीधा ही चलता है ना, जो साउंड वेव है वो तो सीधा ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि साउंड वेव इधर जाएगा टकरा के ऐसा वापस आएगा, साउंड वेव तो सीधा ही चलेगा। बिल्कुल सर, साउंड वेव तो सीधा चलता है। अब अगर आप देखोगे तो जो साउंड का वेव है वो यहां से यहां चल रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो जॉइन सोर्स एंड ऑब्जर्वर with a straight लाइन, क्या करना, सोर्स और ऑब्जर्वर को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। बिल्कुल सही है। अब अगर तुमको याद हो ना, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ऐसा कुछ मैंने बताया है तुमको। ये जो कार है वो इस तरफ मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, बिल्कुल सही है। अब आप ना जो वेलोसिटीज है ना उनके कॉम्पोनेंट निकालना स्टार्ट करो। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग, और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। अब देखो ये यहां से यहां 4 है, यहां से यहां 3 है, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो एंगल होगा वो 37 डिग्रीज का होगा।
बिल्कुल सर। तो ये जो स्पीड हो गया अलोंग द लाइन जॉइनिंग, वो क्या हो जाएगा 50 cos 37 का हो जाएगा क्या? हाँ सर बोल सकते हैं। और अगर आप ऑब्जर्वर का देखोगे, देखो ये 37 तो ये एंगल हो जाएगा 53। अगर ये एंगल 53 हो गया तो फिर से इस 100 मीटर पर सेकंड के भी दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। इधर आ जाएगा 100 cos 53 और इधर आ जाएगा 100 sin 53। बिल्कुल सर, इधर इस डायरेक्शन में आ गया 100 cos 53 और इधर आ जाएगा 100 sin 53। अब जो फॉर्मूला तुमने पहले देखा था ना, पहले फॉर्मेट जो याद किया था, एफ एस इक्वल्स टू एफ नॉट, एफ एस इक्वल्स टू एफ नॉट वी वी एस, सॉरी यहाँ पे वी नॉट आएगा, वी वी एस प्लस माइनस, ये तो फॉर्मेट था ना। अब बस ना फॉर्मूले में थोड़ा चेंज कर लो। क्या चेंज कर लोगे? वी नॉट जो है लिख लो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर along the line joining source and observer, ये V नॉट हो गया। और जो Vs है ना, पहले जो स्पीड ऑफ सोर्स था, अब लिख लो उसके बारे में स्पीड ऑफ सोर्स along the line joining S and O। मतलब जो फॉर्मूला पहले था अभी भी वही फॉर्मूला रहेगा। ये बिल्कुल वैसे जैसे अप्रोच वेलोसिटीज कोलिजन में सेपरेशन वेलोसिटीज फाइंड आउट करते थे ना, तो जो भी कॉमन नॉर्मल होता था, कॉमन नॉर्मल के अलोंग क्या करते थे, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता था, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटीज देखते थे, वही वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऐसे ही फाइंड करते थे ना। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी। अब अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो पहले तो जो जनरल फॉर्मेट है, एफ एस का वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, ये उल्टा हो गया भाई साहब, ये एफ नॉट है, अभी अभी गायब हो जाता मैं। ये एफ नॉट का वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं, एफ एस अपने को पता है, वी यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड है। अब ये जो सोर्स है, यहाँ पे ये फॉर्मेट लिख दो, वी नॉट वी एस। अच्छा, सोर्स क्या चाहता है? सोर्स ऑब्जर्वर के तरफ भाग रहा है, मतलब सोर्स चाहता है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए। अगर सोर्स ये चाहता है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है क्या 100 cos 53 से, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस लिख देंगे। मतलब जो आंसर है ना, जो आंसर है जो अपने को फाइंड करना है, आंसर है जो हम ढूंढ रहे हैं, उसका वैल्यू हो जाएगा एफ नॉट इक्वल्स टू एफ एस, स्पीड ऑफ साउंड मान लो 330 का था, और माइनस वी नॉट। तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग अगर देखो तो कितना हो जाए 50 cos 37, नहीं ऑब्जर्वर इधर है 100 cos 53, ये हो जाएगा 100 cos 53 इधर हो गया, और यहां पर हो जाएगा 330 माइनस 50 cos 37। सॉल्व कर लो, ये आंसर होगा। तो इसको इस तरह के में क्या बोलेंगे, ये ऑब्लिक टाइप प्रॉब्लम, जहां पर क्या होता है सोर्स और ऑब्जर्वर एक लाइन पर नहीं होते हैं। इसका एक अच्छा क्वेश्चन भी होता है, तो देखता हूँ वो करा पाता हूँ कि नहीं। इतना नोट डाउन करो, मैं देखता हूँ कि वो हो पाएगा कि नहीं। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ता है इसको। यहाँ पे क्या है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड का 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ये जो सोर्स है, ये सोर्स है हमारा। सोर्स क्या कर रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से आगे मूव कर रहा है। और ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को ही भगा दे क्या? नहीं, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर स्टेशनरी है। ऑब्जर्वर जो है वो क्या है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, कहीं नहीं भाग रहा है। अब ये 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, ये सोर्स अगर 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा तो ऑब्जर्वर को 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिलेगा क्या? बोलोगे नहीं सर, अपने को क्या करना चाहिए, अपने को लाइन दोनों को ज्वाइन कर देना चाहिए, ऐसे ज्वाइन कर देना चाहिए, ऐसे। अब यहाँ पर ना एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन ही सीज कार एट ओ। जब ये ऑब्जर्वर इस कार को, जब ये ऑब्जर्वर कार को ओ पर देखेगा तो देखने का स्पीड होता है 3 × 10⁸। तो ये जब इसको देख रहा है
तब ये साउंड सुनेगा क्या? जैसे अभी ये जो 200 मीटर, अभी जो मैंने गैप लिया है ना ऑब्जर्वर और पॉइंट ओ का, वो बहुत ज्यादा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर देखोगे तो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर सोर्स बहुत ज्यादा था और जो सेपरेशन था वो 3 मीटर 4 मीटर, वो नेग्लिजिबल के आसपास था, ठीक है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब 200 मीटर जो है वो अच्छा खासा डिस्टेंस है। तो जिस इंस्टेंट पर ये जो कार है ये पॉइंट ओ पर है, मैंने इसको इस इंस्टेंट पर देखा, उस इंस्टेंट पर मैंने क्या फ्रीक्वेंसी सुना, यही तो मेरे को कैलकुलेट करना है। जब मैं कार को, देखो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर व्हेन ही सीज कार एट ओ, जब मैं कार को पॉइंट ओ पर देखूंगा तो मेरे को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। बोले सर ये तो बहुत लफड़ा हो गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन का ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे आप, बोल रहे थे लाइन ज्वाइन कर दो काम बन जाएगा। यहाँ पे नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि देखने का स्पीड अलग है और सुनने का स्पीड अलग है। मतलब जब ये कार यहाँ कहीं पर होगा ना, देखो जब ये कार यहाँ कहीं पर होगा और इसने कोई साउंड जनरेट किया होगा, तो ये जो साउंड ट्रैवल करके तुम तक पहुंचा होगा, ये जो साउंड है, ये ट्रैवल करके जब तुम तक पहुंचा होगा, तब ये मान लो, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से जो साउंड वेव निकला वो यहाँ से यहाँ पहुंचा और कार जो है वो यहाँ से यहाँ चल गया, तभी तो इस इंस्टेंट पे कार आप देखोगे ना। अब बोलोगे सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो सेपरेशन थे वो 3 मीटर 4 मीटर बहुत ही कम थे और स्पीड ऑफ सोर्स और स्पीड ऑफ साउंड का वैल्यू मैंने बहुत ज्यादा रखा था। इसका मतलब क्या है कि ऐसा मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब ये कार पॉइंट पी पर है, इसने जो वेव जनरेट किया वही मेरे को सुनाई देगा जब मेरे को कार पॉइंट ओ पर दिख रहा है। हाँ सर मान सकते हैं ऐसा। अच्छा, इसका मतलब ये जो साउंड वेव है, साउंड वेव को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? साउंड वेव को पी से चलते हुए ऑब्जर्वर तक आना है क्या? और इस टाइम पर ये जो कार है ये पी से ओ मूव कर गया होगा। ये जो कार है, कार कितना मूव कर गया? पी से ओ। कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार, डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार from the time of release of wavelength, from the time of release of wavelength till it reaches the observer। बात समझ में आ रहा है? हम ऐसा मान लेते हैं कि ये किसी पी पॉइंट पर होगा जब इसने क्या किया है, कोई फ्रीक्वेंसी या कोई वेवलेंथ रिलीज किया है। अब वो वेवलेंथ पी से चलता हुआ जब ओ तक पहुंचेगा, उस टाइम पर ये कार जो है वो पी से चलता हुआ ओ तक आ गया होगा, पी से चलकर ओ तक आ गया होगा, तभी तो ऑब्जर्वर ने पॉइंट ओ पर कार को देखा। तो वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मूव बाय कार फ्रॉम द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ वेवलेंथ टिल इट रीचेस द ऑब्जर्वर, ये कितना हो जाएगा? पी ओ के बराबर हो गया क्या? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और ये जो पी ओ का वैल्यू है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? स्पीड इंटू जो टाइम लगा होगा, स्पीड इंटू जो टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगा होगा। बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये P है, ये O है, ये मान लो क्या है? PO Q मान लेते हो, ऑब्जर्वर को क्या मान लेते हैं? Q। अब अगर मैं इन ट्रायंगल POQ देखूं, अगर मैं इन ट्रायंगल POQ देखूं, POQ में, तो मैं ये लिख सकता हूं ना कि PQ का जो स्क्वायर है वो PO का स्क्वायर प्लस OQ के स्क्वायर के इक्वल है। हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब PQ जो वैल्यू है वो हो जाएगा PO का स्क्वायर, ये 50 इंटू T का होल स्क्वायर है क्या, प्लस OQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 200 का गिवन है, 200 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो T है, देखो जितना टाइम पर कार को यहां से यहां जाने में लगा, उतने टाइम पर साउंड जो है वो यहां से ट्रैवल करके यहां पर आ गया क्या? तो अगर मैं T का वैल्यू फाइंड करूं तो मैं T को ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? PQ डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ साउंड, PQ डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ साउंड लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लग सकते हैं। तो T कितना आ जाएगा? T आ जाएगा, PQ का वैल्यू मेरे को पता है, PQ का वैल्यू कितना है? 50T का होल स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड मान लो, अच्छा कैलकुलेशन के लिए 300 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड इज स्पीड ऑफ
साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है मान लेते हैं। अब देखो ये मेरे पास टी का एक इक्वेशन बन गया, सॉल्व करेंगे टी का वैल्यू मिल जाएगा क्या? जैसे ही टी का वैल्यू मिल जाएगा ना, आप क्या कर पाओगे, आपके पास ये लेंथ आ गया, आपके पास ये लेंथ आ गया, आपको ये पता है और आपको ये एंगल मिल जाएगा। सारे अगर लेंथ पता है ट्राइंगल के, आप ये एंगल निकाल सकते हो ना। अगर ये 50 से ट्रैवल कर रहा था, अगर ये 50 से ट्रैवल कर रहा था, अब अपने को कैलकुलेट करना है एफ डैश, फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय ऑब्जर्वर। मेरे को टी का वैल्यू मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे को मिल गया, टी का वैल्यू मिल गया तो मैं cos थीटा ढूंढ सकता हूं क्या? अगर मेरे को टी का वैल्यू मिल गया तो इस ट्राइंगल को यूज करके cos थीटा ढूंढ सकते हैं, तो cos थीटा ढूंढ लिया। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, ढूंढ लिया, क्योंकि इसका कैलकुलेशन अच्छा खासा चला जाएगा, तो आप तसल्ली से कैलकुलेशन करना, cos थीटा ढूंढ लिया। अब यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एफ ओ इज एफ एस वी वी नॉट वी वी एस। जो सोर्स है, ये जो सोर्स है, ये सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स इस बार अप्रोच करने वाला है, ये जो सोर्स है ये क्या करने वाला है, अप्रोच करने वाला है। तो सोर्स कितने स्पीड से अप्रोच करेगा, सोर्स अप्रोच करेगा इस डायरेक्शन में, तो 50 cos थीटा है क्या? तो सोर्स जो स्पीड से अप्रोच करेगा वो है 50 cos थीटा। ऑब्जर्वर कहीं जा रहा है क्या? नहीं, तो इसको तो रख दो जीरो, सब वैल्यू रख दो। एफ जीरो इक्वल्स टू एफ एस कितना था, एफ एस 200 हर्ट्ज का बताया था शायद, 200 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 300 है, डिवाइडेड बाय 300। अच्छा, ये सोर्स क्या कर रहा है, दूरी को कम करने की कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस माइनस, और वीएस के प्लेस में क्या लिख देंगे, 50 cos थीटा, और cos थीटा ट्राइंगल को यूज करके फाइंड आउट कर लिया था, तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, वेव चैप्टर, साउंड वेव चैप्टर दोनों खत्म कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में ऑप्टिक्स पढ़ाने वाला हूं, तो मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। टाइम की कमी है, तो संडे को भी लेक्चर मिलेगा आपको। आप अभी अगर आप क्वेश्चन ज्यादा नहीं भी प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो ठीक है, आप क्या करो, सिर्फ जो भी मैं सिलेबस पढ़ाता जा रहा हूँ वो करते जाओ, साथ में बस सिलेबस करता जाओ, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद क्या होगा ना, आपको टाइम मिलेगा, आप इसका टेंशन मत लो, आपको टाइम, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको टाइम मिलेगा, आपके पास सिर्फ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, और उसके बाद फिर मैं भी यहीं पर रहूंगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्लासेस रिज्यूम भी हो जाएंगी, तो आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इतना रहने देते हैं अभी।